बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट, एक तो ये चीज प्रूव करनी है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन माइनस 2ab कोसाइन गैमा, एंड दूसरी ये चीज प्रूव करनी है b इज इक्वल टू ए कोसाइन गैमा प्लस सी कोसाइन अल्फा। स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन 12 के पार्ट 1 के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल पहले कराई थी और फिर पार्ट 1 को कराया था, इसी तरह पार्ट 2 के अंदर मैं पहले एक एग्जाम्पल करा लूं फिर पार्ट 2 कराऊंगा। एग्जाम्पल और पार्ट में कोई फर्क नहीं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। पहले आप एग्जाम्पल कर लें फिर हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। ये आपकी बुक पर एक एग्जाम्पल है पेज 101 पर। इन एनी ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड कोसाइन गैमा प्लस सी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ बीटा। इस पूरे फार्मूले को, इस लॉ को कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ। यूं या यूं, दोनों में से कोई भी शक्ल देकर प्रूव मांग सकता है। ए इज इक्वल टू बी कोसाइन गैमा प्लस सी कोसाइन बीटा। इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये जो ए मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड या बी मैग्नीट्यूड या सी मैग्नीट्यूड को हम नॉर्मली ए बी सी भी लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में। तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। आप गौर कीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन लॉ है इसको ये इस फॉर्म में लिख रहा है, जबकि एग्जाम्पल में जो है ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे। तो मैग्नीट्यूड या इस फॉर्म में कोई फर्क नहीं, ये जो सिंपल ए बी सी है। इस लॉ को या इस लॉ को कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ। बच्चों, इस फार्मूले में या इस फार्मूले में थोड़ा सा फर्क है, बट ये स्टोरी या बात एक ही है। इसको भी कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ और इसको भी कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ, ये वाली या ये वाली एक ही बात। तो आए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने ट्राइंगल लेनी है, क्योंकि ये जो ए बी सी हैं दीज आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दैट्स वाई हमने ट्राइंगल लेनी है। और क्वेश्चन में भी ऊपर जिक्र है कि ट्राइंगल का के अंदर जाना है, हमने ट्राइंगल लेनी है। सपोज ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब यहां पे जो अगली बात है ये बड़ी समझने और गौर करने वाली बात है। सपोज ए बी सी, ये ऊपर वेक्टर्स हैं, ए बी सी वेक्टर्स आर वेक्टर्स अलोंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बच्चों, पहले जो हमने एक दो क्वेश्चन किए थे उसके प्रूफ के अंदर हमने यहां ट्राइंगल के साथ इधर पोजीशन वेक्टर्स लिए थे। हमने यहां पे क्या लिए थे? पोजीशन वेक्टर। लेकिन इधर हम ट्राइंगल के साथ पोजीशन वेक्टर वर्टिसेस के साथ नहीं ले रहे हैं, बल्कि ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड्स हैं इनके अलोंग हम वेक्टर्स ले रहे हैं। यही बात मैंने की है। वजह क्या है जरा देख लें पहले। सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दीज आर द वेक्टर अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। वजह क्या है? यहां हमने पोजीशन वेक्टर्स लिए थे। जैसे यहां पे हमने पोजीशन वेक्टर लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं और फिर 11 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स की। उधर हमने जब ट्राइंगल ली थी तो ट्राइंगल के अंदर हमने पोजीशन वेक्टर्स लिए थे। लेकिन यहां जो मैंने ट्राइंगल ली है इसके अंदर साइड्स के अलोंग, साइड्स के साथ मैंने वेक्टर्स लिए हैं। सोचें वजह क्या है? सोचें। शाबाश जी बच्चों, यहां पे चूंकि ये जो ट्राइंगल है, ये जो फार्मूला दिया गया है ये साइड्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये मैंने एक अगला जो पार्ट कराना है, अगली जो एग्जांपल या क्वेश्चन कराना है, उसमें ये जो ए बी सी हैं दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहां पे भी ये जो ए बी सी हैं या यहां पे ये जो ए बी सी हैं दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये हमने ट्राइंगल की साइड्स ली हुई हैं या इनको साइड्स कहते हैं। दैट्स वाई वेक्टर, दैट्स वाई साइड्स के अलोंग मैं वेक्टर लूंगा। इन वेक्टर्स की आगे जाके लेंथ्स को मैंने
मैग्नीट्यूड को ABC नाम देना है। तो दैट्स वाई इस प्रूफ में ये बकायदा ट्राइंगल का जिक्र है और ट्राइंगल के अंदर एंगल का जिक्र है और साइड्स का जिक्र है। तो किसी भी ट्राइंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। बच्चों किसी भी ट्राइंगल में ये टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स अल्फा बीटा गैमा एंड 3 साइड्स, ए के अपोजिट ये ए साइड, बी के अपोजिट ये बी साइड और सी के अपोजिट ये सी साइड। और ये जो साइड्स हैं अगर हमने इनको ABC वेक्टर्स कहा हुआ है तो इन वेक्टर्स की लेंथ्स को फिर हम साइड्स कहेंगे, क्योंकि साइड्स जो होती हैं ये लेंथ होती है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी या स्केलर वैल्यू होती है। तो इन प्रूफ में या इन क्वेश्चन में ये जो अभी हम कर रहे हैं इनमें साइड्स और एंगल का जिक्र है। दैट्स वाई हमने साइड्स लेनी है ट्राइंगल के साथ, और ये साइड्स और इन साइड्स के अलोंग हमने ABC वेक्टर लेने हैं। इन वेक्टर्स की लेंथ्स को हम फिर साइड्स ABC कह लेंगे। यानी फर्ज कर लो ये वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड ये साइड बन जाएगी, ये वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड ये साइड बन जाएगी, इसी तरह से है। तो मेरे उस सवाल का जवाब, मैंने सवाल भी खुद किया और जवाब भी मैंने खुद दिया, वरना आपके जहन में ये चीज़ शायद ना आती कि सर फलां फलां क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 10 में या 11 में तो जब आपने ट्राइंगल ली थी तो उधर ट्राइंगल के वर्टिसेस के साथ आपने पोजीशन वेक्टर्स लिए थे, लेकिन यहाँ पे आप जो है पोजीशन वेक्टर्स की बजाय वेक्टर्स अलोंग साइड्स ले रहे हैं। तो इसकी वजह या सबब क्या है, तो मैंने खुद सवाल भी कर लिया बेटा और आपको इसका जवाब भी मैं दे चुका हूं। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। अब स्टूडेंट्स जब भी ट्राइंगल के अंदर इस तरह से उनकी साइड्स के साथ हम यूं वेक्टर ले लें कि ये तीनों वेक्टर जो हैं ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो फिर इन वेक्टर्स का सम हमेशा 0 वेक्टर हुआ करेगा। क्योंकि ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये जो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ होता है ये क्या होता है, 0। अगर इस फॉर्म में वेक्टर लेते हैं तो तीनों का सम 0 है, लेकिन अगर आप ऐसे ले लें तो फिर ये वेक्टर जो है ये बाकी दो का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे इस फॉर्म में वेक्टर्स ले रहे हैं, दैट्स वाई इन तीनों का सम क्या है, 0। तो आगे यही बात लिखी हुई है, देन फ्रॉम फिगर, ये फिगर को देखते हुए तीनों वेक्टर का सम क्या है, 0, क्योंकि वेक्टर इस फॉर्म में है। नेक्स्ट, अब आगे अगला स्टेप क्या है। अब बच्चों चूंकि प्रूफ में लेफ्ट साइड पे ए है, दैट्स वाई आपने ए को लेफ्ट पे रखना है। टारगेट को या मकसद या मंजिल को सामने रखते हुए आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो ए वेक्टर लेफ्ट पे रखना है और आपने बाकी दो वेक्टर्स को बी और सी को उधर ले जाना है, इसको देखते हुए। यहां से बच्चों अब नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कह लें या -1 कॉमन ले लें, ये हमारे पास स्टेप बन गया। ये अब स्टेप आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में या इस थ्योरम में, ये स्टेप आपको याद रखना है। क्या? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए ऑन बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन 1 के साथ आपको अपनी तरफ से क्या करना है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लाना है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए ऑन बोथ साइड। सर वजह या मकसद क्या है, वेट करें बताता हूं। तो लेफ्ट साइड से ए का दोनों तरफ से डॉट प्रोडक्ट लेना है। इस इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे ए लेना है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, इधर भी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, इधर भी। आप राइट साइड से भी ले सकते हैं, मैंने लेफ्ट साइड से लिया, कोई उसमें मसला नहीं। अब स्टूडेंट्स जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ, और इधर कोई कॉफिशेंट पड़ा हो वेक्टर्स के दरमियान, लेट ये बात पहले भी मैंने बताई होगी, ऐसे हमने कोई दो वेक्टर लिखे हुए हैं, तो ये कॉफिशेंट्स जो हैं यानी अंदर जो नंबर हैं, ये नंबर आपस में बाहर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और ये वेक्टर जो हैं ये इनका हम आपस में डॉट ले लेते हैं, यानी 7 × 9 ये बाहर मल्टीप्लाई करके 63 बन जाएगा और अंदर डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे ये देखा जाए तो ये कॉफिशेंट -1 है, तो इस माइनस को मैं बाहर लेकर आया हूँ,
यानी ये नेगेटिव जो साइन है, यानी ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं बाहर लेकर आया, नेगेटिव बाहर आ गया। अब इस नेगेटिव समेत ए को अंदर, इससे भी डॉट प्रोडक्ट बना लिया, ले लिया, और इसके साथ भी डॉट पर, नेगेटिव ए डॉट बी इंटू नेगेटिव ए डॉट सी, यानी ये डॉट प्रोडक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से अब अगला स्टेप ये है हमारा, ये स्टेप जरूरी है, अहम है, ये वाला स्टेप देख ले, मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां से अब आगे क्या है, लेफ्ट साइड पे तो मैंने ए डॉट ए दैट इज ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दो सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन ये राइट साइड पे इसको मैंने लिखा, डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया, फार्मूला होता है ए डॉट बी दैट इज ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, साथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी उनका कोसाइन लिया। अब ये एंगल कैसे है ए बी के दरमियान, ये मैं वेट करें, अभी समझाता हूं, मैं अगली बात भी लिख लूं। सिमिलरली ए डॉट सी, ये क्या है, दैट इज ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड सी, तो वो ये लिखा है मैंने। अब आपके जहन में ये यकीनन सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर ये कैसे चीज आ गई है, तो स्टूडेंट्स आए, इंशाल्लाह ये बड़ी डिटेल में समझाता हूं आपको। स्टूडेंट्स आप मेरा अगर लेक्चर देखें डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वाला, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा जानबूझ के एंगल बिटवीन वेक्टर्स पर बहस की थी, और उस वक्त तो आप सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले जाते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। नहीं, मेरा वहां पे जो उस पर बहस करना, वो असल में इस क्वेश्चन का मकसद था। आप मेरा प्लीज लेक्चर अगर सुने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वहां पे मैंने थोड़ा सा डिस्कशन की हुई है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, प्लीज आप सुनना। और वो डिस्कशन में भी वहां पे तो आपको लग रहा हो कि ये इररेलेवेंट बात है, ना 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 ना, बलोच कभी, शाहिद बलोच कभी इररेलेवेंट बात नहीं करता, कंसेप्ट देगा, और ऐसा कंसेप्ट जो इन द लॉन्ग रन आने वाले वक्तों में, फ्यूचर में आपको बहुत मदद देने वाला है। ये वक्त बताएगा मेरा बेटा, यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे तो सर बलोच ने जो कंसेप्ट दिए होंगे कैलकुलस और अलजबरा के, वो आपको वहां पे आप मेरे नाम को याद करते हुए नारा लगाओगे, ये मुझे पता है। तो आए, मैं यहां पे भी वही बात करने लगा हूं कि ये स्टेप कैसे है। स्टूडेंट्स उस लेक्चर को भी देख लें, बट यहां पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलूंगा। उस लेक्चर को अगर आप देख कर आएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी समझ आएगी, अब भी समझ आएगी, लेकिन इधर मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलता हूं। स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। क्या मतलब स्टूडेंट, जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था दो वेक्टर्स का, तो उसमें हमने ये डायग्राम बनाई थी और ये एंगल लिया था। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जहां पे एंगल बन रहा है, उधर से दोनों वेक्टर या तो इमर्ज हो रहे हो यानी अवे जा रहे हो, जिस पॉइंट पर, जिस वर्टेक्स पर हम एंगल ले रहे होते हैं, वहां से दोनों वेक्टर्स इमर्ज हो रहे हो, उधर से बाहर जा रहे हो। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिस पॉइंट पर लेते हैं, तो या तो वहां पे दोनों डायरेक्शन ऐसे कन्वर्ज हो रही हो, या तो दोनों डायरेक्शन कन्वर्ज हो रही हो, या दोनों डायरेक्शन वहां पे क्या है, इमर्ज हो रही हो, यानी उससे अवे जा रही हो। लेकिन अगर एक डायरेक्शन यूं हो और एक यूं हो, तो फिर हम एंगल नहीं लेते, फिर हम एंगल कैसे बनाएंगे, फिर बच्चों हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे लेकर आएंगे और हम यहां पर एंगल बनाएंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम एंगल बना रहे होते हैं तो उस पॉइंट पर दोनों डायरेक्शन जो है इमर्ज हो रही हो। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। फिर हम ये वाला एंगल लेते हैं, यहां पे भी हम ये वाला एंगल कैसे लेंगे या क्यों लेंगे। स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर को हम आगे उसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके हम उसकी पोजीशन को चेंज कर लें, लेकिन डायरेक्शन को चेंज ना करें,
तो उस वेक्टर पर असर या फर्क नहीं पड़ता। किसी भी वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन को आगे हम बढ़ा दें, यानी उसी की डायरेक्शन को आगे हम कंटिन्यू कर लें, उसकी पोजीशन को चेंज कर लें, लेकिन उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें, तो वेक्टर पर असर या फर्क नहीं पड़ता। तो इधर भी मैंने यही काम किया, अब इधर भी मैं यही काम करूं। इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको आगे बढ़ा दिया, इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल वही होगा जो ये है, बट ये एंगल इन दो डायरेक्शन के दरमियान है, इमर्ज हो रही है ये डायरेक्शन। तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। जिस पॉइंट पर हम एंगल ले रहे हैं, या तो उस पॉइंट से दोनों डायरेक्शन इमर्ज हो रही हो, या उस पॉइंट पर दोनों डायरेक्शन क्या है, कन्वर्ज हो रही हो, तो हम फौरन वहां पे एंगल बना सकते हैं या ले सकते हैं। लेकिन अगर एंगल ऐसे हो कि एक वेक्टर अवे जा रहा हो और एक वेक्टर टुवर्ड्स दैट पॉइंट जा रहा हो, जिस पॉइंट पर हम एंगल ले रहे हैं, तो वहां पे हम एंगल नहीं बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे एक्सटेंड करके ये वाला एंगल बनाएंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। आए बच्चों, यहां पे भी यही सीन है, यहां पे भी यही सीन है। क्या, ये देखो ए और बी के दरमियान हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो एक डायरेक्शन तो इस पॉइंट पर जा रही है, दूसरी डायरेक्शन इससे अवे जा रही है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी यहां पे गैमा नहीं कह सकते। ना 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 ना, हम क्या करेंगे, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन को या लाइन ऑफ एक्शन को आगे एक्सटेंड कर लो। यस, किसी भी वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन को या डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड कर लो, बढ़ा दो, पोजीशन को चेंज कर लो, डायरेक्शन को चेंज ना करो। यानी इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे सिरका दिया, घसीट दिया मैंने, लाइन ऑफ एक्शन को डिस्टर्ब या चेंज नहीं किया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। अब इस पॉइंट पर यही ए वेक्टर है, ये इधर आ गया वेक्टर। अब इस वेक्टर पर, अब इस वेक्टर को देखें, इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट से दोनों डायरेक्शन इमर्ज हो रही हैं। तो अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर है, यही बात करनी है। ए डॉट बी, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, cosine of angle between vectors. Angle between vectors is in fact angle between their directions. तो आए इनकी डायरेक्शंस के दरमियान एंगल, ये वाला एंगल मुझे अब यहाँ पे लिखना है। और ये वाला एंगल बच्चों क्या है या कितना है, गौर कीजिएगा। ये बेटा टोटल एंगल, एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, और इतना एंगल गैमा है। हमने ये बोला हुआ है कि ये एंगल जो है, ए पर अल्फा होता है, बी पर बीटा एंगल होता है, और सी पर गैमा एंगल होता है। किसी भी ट्राइंगल के साथ गैमा एंगल यहाँ पे ये होता है, सी पर गैमा, यहाँ ए पर अल्फा वर्टेक्स ए पर, और बी वर्टेक्स पर बीटा। तो अब आप देखो बेटा, ये एंगल फिर क्या होगा, 180 माइनस इतना गैमा है, बट हमें तो ये वाला इतना एंगल चाहिए, तो ये होएगा 180 माइनस गैमा। तो ये फिर एंगल बेटा बना, इतना एंगल क्या बनेगा, 180, ये सारा 180 माइनस इतना गैमा, तो रिमेनिंग हमारे पास ये 180 माइनस गैमा, ये वाला एंगल बन गया। तो यहाँ पे ये एंगल होएगा 180 माइनस गैमा, ये वाला एंगल क्या बनेगा, दिस इज 180 माइनस गैमा। तो यहाँ पे ये बेटा मिस्टेक है, थोड़ी सी माजरत, ये गैमा कर लो, ये 180 माइनस गैमा। अब आए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, ए वेक्टर की और सी वेक्टर की देखें डायरेक्शन, सी की ये डायरेक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे एक्सटेंड कर लें, और ए की ये डायरेक्शन है, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर ये एंगल होगा। अब ये कितना एंगल है, बिल्कुल यही सस्पेंस, बिल्कुल अब ये एंगल कितना होगा, बिल्कुल यही स्टोरी, बिल्कुल यही बात। गौर कीजिएगा बेटा, एंगल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ये 180 होता है, इट मीन ये सारा एंगल 180 होना है,
और इतना बीटा उसमें से निकाल दो, फर्ज कर लो इतना एंगल बीटा है, ये निकाल दो, तो ये पीछे एंगल ये क्या बनेगा या बचेगा, दिस इज 180 माइनस बीटा एंगल, 180 डिग्री माइनस बीटा। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, ए की लाइन सी की लाइन ऑफ एक्शन को और ए की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो जिस पॉइंट पर हम एंगल बना रहे हैं उस पॉइंट से दोनों वेक्टर इमर्ज हो रहे हो, यानी उनकी डायरेक्शन बाहर जा रही हो, अवे जा रही हो। तो इस पॉइंट पर जो एंगल है ये वाला, इससे देखें दोनों डायरेक्शन इमर्ज हो रही हैं, तो ये एंगल होगा 180 माइनस बीटा। स्टूडेंट्स, एक तो ये कंसेप्ट जो मैंने ये लाइन ऑफ एक्शन को, वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे एक्सटेंड करके एंगल बिटवीन वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, उस वाले कंसेप्ट से कराया है, ये जो एंगल लिखवाए हैं। लेकिन एक इसमें मैं जुगाड़ या आपको टोटका भी बता देता हूं, आप उससे भी कर लें तो भी आपकी मर्जी है। वो थोड़ा सा जुगाड़ है, टोटका जरा देखिएगा। जब भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसकी या इसकी, जब भी आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 3 लेटर्स है ना ए बी सी जो यहाँ यूज हो रहे हैं, तो जो एक लेटर मिसिंग है इस डॉट प्रोडक्ट में 180 माइनस दैट एंगल उसका कर लें। मतलब ए डॉट बी को हम लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ, अब इसमें से मिसिंग लेटर कौन सा है, सी, 180 माइनस गैमा कर लें। ए पर एंगल अल्फा, बी पर एंगल बीटा होता है और सी वर्टेक्स पे एंगल गैमा होता है। तो जो पॉइंट मिसिंग है 180 माइनस उसका जो भी वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो लिख लेना है। ए बी में सी मिसिंग है, 180 माइनस गैमा। अब आप इसका देखें, ए डॉट सी, ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड। अब ए सी में बी मिसिंग है, 3 लेटर है ना टोटल ए बी सी, तो बी मिसिंग है, तो 180 माइनस बीटा कर लें। जो मिसिंग लेटर है यहां या यहां, जो मिसिंग लेटर है 180 माइनस दैट एंगल। इधर सी मिसिंग है 180 माइनस गैमा, इधर बी मिसिंग है 180 माइनस बीटा। ए पर एंगल अल्फा, बी पर एंगल बीटा, सी पर एंगल गैमा। तो जो लेटर मिसिंग होगा उसका एंगल लिख देना 180 माइनस दैट एंगल। बस बच्चों ये प्रूव हो गया, आगे कोई बात नहीं है खास। यहां पे अब आगे क्या है, ये बेटा अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, क्या मतलब, ये देखो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आ सजना टुर चलिए। अब ये 180 माइनस गैमा ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन क्या होता है, सेकंड में कोसाइन क्या होता है, नेगेटिव। तो 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, दैट्स वाई कोसाइन 180 माइनस गैमा, इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस कोसाइन गैमा। 180 पे फंक्शन सेम बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो इस पूरी चीज का ये जवाब है। तो ये वाला नेगेटिव और एक यहां से नेगेटिव आना है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस पूरी चीज को हम कोसाइन गैमा लिखेंगे और बाहर नेगेटिव, वो नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इस पूरी चीज को हम लिखेंगे माइनस कोसाइन बीटा और ये नेगेटिव और नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा ए मैग्नीट्यूड को आप लिखो ए, बी मैग्नीट्यूड को लिखो बी और सी मैग्नीट्यूड को लिखो सी। ये सामने रीजन दे ली। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कोसाइन गैमा प्लस ए सी कोसाइन बीटा। अब ये ए स्केलर क्वांटिटी है तो एक ए पे डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर बन चुका। अगर ये चीज यूं आ जाए तो फिर यहां पे आपने ऐसे ही रहने देना है और ए मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो तो आगे ये चीज बन जाएगी। लेकिन अगर ये यूं दे दे सवाल तो फिर आपने ए मैग्नीट्यूड को ए, बी मैग्नीट्यूड को बी और सी मैग्नीट्यूड को सी लिखकर ये स्टेप यूं स्टेप बनाकर फिर ए पे डिवाइड करोगे तो ये चीज बन जाएगी। बट इसमें या इसमें बिल्कुल जरा भर भी फर्क कोई नहीं है, जस्ट ये ए मैग्नीट्यूड है और ये सिंपल उसकी वैल्यू ए है।
इस लॉ को बेटा बोलते हैं प्रोजेक्शन लॉ। मैंने जान के साथ यूं लिखा है, याद करने का क्या तरीका है, यूं ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है ना कि विच वन इज द प्रोजेक्शन लॉ, उनमें से एक फार्मूला यूं हो या यूं हो और बाकी 2 या 3 गलत हो। तरीकाकार क्या है फार्मूले का, एक तो इसमें कॉस है, क्वेश्चन के अंदर फार्मूले के अंदर क्या है, कॉस, दैट्स वाई हमने डॉट प्रोडक्ट ही लिया है, कॉस होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट लिया है। साइन हो ना किसी भी फार्मूले में, वेक्टर वाले टॉपिक्स की बात करूं तो उधर ज्यादातर हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन किसी फार्मूले में कॉस होएगा तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि कॉस बनता ही डॉट प्रोडक्ट की वजह से। तो ये कॉस है इन फार्मूलाज में। अगर इधर ए है तो बी और सी इधर होगा। 3 और फार्मूले हैं इस प्रोजेक्शन लॉ के, ये इन्हीं 3 को मैंने लिखा हुआ है। अगर इधर ए है तो बी सी इधर होंगे, लेकिन बी के साथ होएगा सी वाला एंगल कोसाइन ऑफ गैमा, एंड सी के साथ होएगा बी वाला एंगल का कोसाइन, कोसाइन ऑफ बीटा। यानी अगर इधर बी सी है, यहां पे राइट साइड पर बी सी है, तो कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा हमने इधर लिखना है, लेकिन बी के साथ कोसाइन गैमा लिखना है और सी के साथ कोसाइन बीटा लिखना है, यानी अपोजिट स्टोरी होगी। ए अगर लेफ्ट पे है तो राइट पे बी और सी लिखना है, बी के साथ कोसाइन गैमा और सी के साथ कोसाइन बीटा, इन 2 का कॉम्बिनेशन राइट पर होगा। जैसे इधर देखो, अब लेफ्ट पे अगर बी है तो राइट पे होना है ए एंड सी, ए सी की वजह से राइट साइड पे कोसाइन अल्फा और कोसाइन गैमा डालना है, ए सी की वजह से, ए के लिहाज से अल्फा, सी के लिहाज से कोसाइन गैमा। लेकिन अब मैं कोसाइन गैमा ए के साथ लिखूंगा और कोसाइन अल्फा सी के साथ लिखूंगा, यानी अपोजिट चलना है, ए के साथ कोसाइन गैमा और सी के साथ कोसाइन अल्फा। अब आए इस पर, लेफ्ट पे अगर सी है तो राइट पे होगा ए एंड बी, ए एंड बी की वजह से राइट पे लेना है मैंने कोसाइन अल्फा एंड कोसाइन बीटा, ये राइट पे मैंने लिखना है, लेकिन ए के साथ लिखना है कोसाइन बीटा और बी के साथ लिखना है कोसाइन अल्फा, यानी ये क्रॉस में चले जाया करेंगे हमेशा। और यहां पे देख लो, ए है जो पहला फार्मूला था, राइट पे फिर बी एंड सी है, तो राइट पे बी सी की होने की वजह से कॉस बीटा कोसाइन गैमा होगा, लेकिन कॉस बीटा इसके साथ होएगा कॉस ऑफ बीटा एंड कोसाइन ऑफ गैमा इसके साथ होएगा। ये पहला फार्मूला, ये देख लो। इन तीनों फार्मूलाज को कहते हैं लॉज ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लॉज, दैट इज यहां पे कोसाइन बीटा और यहां पे होगा कोसाइन अल्फा, दीज आर प्रोजेक्शन लॉज। और ये तमाम प्रोजेक्शन लॉ में यहां बीच में इन 2 टर्म्स के दरमियान क्या है, प्लस का साइन है। इन तमाम 2 टर्म्स के अंदर क्या है, प्लस का साइन। तो अब बच्चों 1 मिनट के लिए देखें ये क्वेश्चन 12 का सेकंड, इसमें ये जो चीज है सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर भी 2 चीजें मांगी हुई ना, तो ये वाला फार्मूला देखो ये, अब फर्ज कर लो ये अगर आ जाए तो क्या करना है, जरा गौर करना। अगर लेफ्ट पे बी है तो अब आपने इधर ये सारी चीज लिखकर लेफ्ट पे बी ले लेना है, बी लेकर आपने ए और सी को उधर ले जाना है और फिर बी से ही डॉट प्रोडक्ट लेना है और आगे सारी यही स्टोरी। तो अब आपने इन तीनों में से कोई भी प्रूफ आ जाए, इन तीनों में से कोई भी प्रूफ आ जाए तो जो चीज लेफ्ट पे है इधर आपने वो वेक्टर लेफ्ट पे रखना है, बाकियों को उधर ले जाना है, फिर उसी से डॉट प्रोडक्ट ले लें और फिर आपने आगे ये वाली स्टोरी या ये वाला काम जो मैंने बताया, यूं वेक्टर के दरमियान एंगल बना लें या जो मिसिंग पॉइंट है 180 माइनस दैट कर लें, तो ये प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब ये वाला पार्ट कराने से पहले, इसके अंदर ये वाली चीज कराने से पहले मैंने ये SLO बेस्ड क्वेश्चन लिया है, पहले ये कराता हूं। ये
या ये एक ही बात है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है इधर लेफ्ट पे या राइट पे। इन लॉज को कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। मैं थोड़ी देर बाद बाकी के तीन भी बताऊंगा। दो ये हैं, थोड़ी देर बाद मैं तीनों इकट्ठे करा दूंगा, इसमें एक अभी मिसिंग है, मैं ये पहले अभी कराता हूं, फिर उसकी तरफ भी आएंगे और तीनों को मैं समराइज भी करूंगा। ये प्रूव करना, तो इसमें भी ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, तो हमने बिल्कुल यही फिगर लेनी है, वर्डिंग भी यही जो यहाँ पे वर्डिंग थी। सपोज ABC इज अ ट्राइंगल एंड लेट ये जो ABC हैं दीज आर द वेक्टर्स अलोंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब इधर भी वही बात कि सर आपने यहाँ वेक्टर्स अलोंग साइड्स क्यों लिए हैं? पहले तो हम क्वेश्चन 10 में या 11 में पोजीशन वेक्टर उधर लेते थे, लेकिन यहाँ साइड्स के अलोंग वेक्टर लिए हैं, तो वही जवाब वही बात कि ट्राइंगल के अंदर हमने चूंकि साइड्स लेनी है, लेंथ्स हैं, ये ABC लेंथ्स हैं, साइड्स हैं, उनकी लेंथ्स हैं, तो दैट्स वाई हमने वेक्टर्स अलोंग साइड्स लेनी है और उन वेक्टर्स की लेंथ्स को हमने ABC कहना है। अब आप देखें यहाँ पे वर्डिंग वही, यहाँ पे वर्डिंग वही जो इधर लिखी थी, फिर आगे वही बात। देन जब भी वेक्टर इस फॉर्म में होंगे तो उनका सम क्या होगा? जीरो वेक्टर लिखना है, जीरो स्केलर नहीं। बुक में देखें ना, इस एग्जांपल में यहाँ सिर्फ जीरो लिखा हुआ है, या तो कैपिटल O बोल्ड फेस लेटर में O लिख देना चाहिए था, या फिर जीरो के ऊपर वेक्टर डाल देना चाहिए था, नल वेक्टर। B और C को उधर ले जाना है, क्यों? क्योंकि फार्मूले में लेफ्ट पे A है, तो जो लेफ्ट पे लेटर होगा उस वेक्टर को लेफ्ट पे रहने दो, बाकी वेक्टर्स को उधर ले जाओ। नेगेटिव कॉमन लिया, यानी यहां तक तो ये वही बात। अब आगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद A, क्योंकि यहाँ पे A स्क्वायर है, दैट्स वाई टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद A। इधर भी डॉट प्रोडक्ट विद A लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे देखना वो एक A से कट जाएगा, तो A बचा था। यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट विद A लिया, लेकिन यहाँ पर आकर इस प्रूफ में और इस प्रूफ में थोड़ा सा ये इस स्टेप का फर्क है। क्या? यहां पर आकर A की ये वैल्यू दोबारा पुट करनी है, सिर्फ राइट साइड पे पुट करनी है, लेफ्ट पे नहीं। लेफ्ट में तो A स्क्वायर बन जाएगा, थोड़ी देर बाद लेफ्ट पे हमें A स्क्वायर चाहिए, लेफ्ट पे तो A स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन राइट पे B स्क्वायर और C स्क्वायर नहीं बनेगा। ये देखो ना, B स्क्वायर और C स्क्वायर नहीं बनना है जब तक हम A की ये वैल्यू ना पुट करें। यानी इसमें हमने A की वैल्यू पुट करनी है जरूर इस प्रूफ में। ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है, ये वाला या ये वाला, इन प्रूफ में हमने वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है राइट साइड पर। जिस वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे उसी वेक्टर की ये वैल्यू इक्वेशन 1 वाली पुट कर देनी है। वो क्यों? क्योंकि स्क्वायर बनाने, इधर हमें राइट पे स्क्वायर्स की नहीं है जरूरत। ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में राइट पे स्क्वायर नहीं बनना, नहीं है जरूरत। दैट्स वाई इस पार्ट में वेक्टर की वैल्यू नहीं पुट करनी, वेक्टर की वैल्यू पुट नहीं करनी, डायरेक्ट आगे डॉट प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन इसमें हमने यहां पे उस वेक्टर की वैल्यू भी पुट करनी है जिससे डॉट प्रोडक्ट लिया, उस वेक्टर की वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर लेकर आना है। बस इतना फर्क है। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं ना कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किस प्रूफ में वेक्टर की वैल्यू पुट करनी और किस में वैल्यू नहीं पुट करनी? तो बेटा जिस प्रूफ में यूं स्क्वायर्स आ जाएंगे, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर्स होंगे, तो वहां पे जिस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया होगा उसी की वैल्यू पुट कर देनी है। लेकिन प्रोजेक्शन लॉ में देखें स्क्वायर नहीं है। लेफ्ट पे बेशक थोड़ी देर बाद स्क्वायर बनेगा, वो कट जाना है, लेफ्ट वाला जो स्क्वायर है वो कट जाना है, लेकिन इधर स्क्वायर्स नहीं कटेंगे, तो ये फर्क है। तो आए जी अब आगे फिर वही सारी बात, इस वेक्टर की वैल्यू पुट करके आगे फिर जो है डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट, B का इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट ले लो, फिर C का इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये स्टेप बन गया। अब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव लॉ लगाया है,
2 टाइम बी डॉट सी बन जाएगा। अब यहाँ पे बी डॉट सी को ओपन करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है फार्मूला। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ कोसाइन ऑफ 180 माइनस, अब इनमें से मिसिंग पॉइंट कौन सा है, मिसिंग वर्टेक्स कौन सा है सर, यहां पे मिसिंग पॉइंट ए है, 180 माइनस अल्फा कर लें, ये मिस्टेक हो रही है, 180 माइनस अल्फा, तो ये कर लें, तो ये हमारे पास जो है ये प्रूफ हो गया। अल्फा या ए की बात है, बाज लोग जो हैं ए की बजाय अल्फा लिख देते हैं, तो अल्फा लिखने या ए लिखने, मौजूदा प्रूफ में तो अल्फा है, लेकिन कुछ राइटर्स जो हैं एंगल अल्फा बीटा गैमा की बजाय कैपिटल ए एंगल, अल्फा की बजाय ए एंगल लिख लिया करते हैं, बीटा की बजाय कैपिटल बी एंगल लिख लिया करते हैं, और गैमा की बजाय कैपिटल सी एंगल लिख लिया करते हैं। यानी ये प्रूफ ऐसे भी आ सकता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन ऑफ ए, अल्फा की बजाय कैपिटल ए। तो एंगल्स को कैपिटल ए बी सी से भी कुछ राइटर लिखते हैं, और एंगल्स को ज्यादातर ये अल्फा बीटा गैमा से लिखते हैं कुछ राइटर्स। तो मैंने ये ए भी लिखा, जान के ए लिखा कि यूं आ जाए तो ए भी लिख सकते हैं, फिर मैंने ए को मिटा के अल्फा लिखा ताकि आपका जहन उधर भी रहे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये जो बी डॉट सी है, यहां पे मैंने 180 माइनस अल्फा किया, एक तो मैंने वो टोटका बताया था इधर भी, इस पार्ट में भी, और यही इधर भी वही बता रहा हूं, वरना ये आप दूसरा, ये बी और सी वेक्टर के दरमियान, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे बढ़ा लें, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये आप निकाल लें जैसे मैंने इधर बताया था, तो ये होगा 180 माइनस अल्फा। तो ये आपका प्रूफ है, इस तरह से आपने करना है। अब आए, मैं तीनों जो हैं लॉ ऑफ कोसाइन उनको इधर लिखता हूं। याद करने का तरीका यूं ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना कि विच वन इज द करेक्ट लॉ ऑफ कोसाइन, बाज़ का 3 सही होते हैं और आखिर में ऑल ऑफ दीज भी लिखा होता है। तो ये जरा देख लें, अगर लेफ्ट पे ए स्क्वायर है तो राइट पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, लेफ्ट पे बी स्क्वायर है तो फिर राइट पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, और लेफ्ट पे सी स्क्वायर है तो राइट पे फिर बाकी दो का स्क्वायर होगा। यानी जिसका स्क्वायर लेफ्ट पर है बाकी दो का स्क्वायर राइट पर है। आगे नेगेटिव होना सब में। ये शक्ल देखें ना, थोड़ी सी यहां तक पैथागोरस थ्योरम के साथ मिलती जुलती है, ये वाली जो शक्ल है पैथागोरस थ्योरम से मिलती जुलती, जैसे ये देखें ना, सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे क्या है, अभी ये एक स्टेप हुआ है हर फार्मूले का। नेक्स्ट यहां सब में माइनस है, और 2 टाइम बी सी स्क्वायर नहीं लेना, 2 टाइम ए सी इन्हीं का प्रोडक्ट माइनस 2 टाइम ए बी, और अगर इधर लेफ्ट पे ए है तो कॉस अल्फा, यानी ए के लिहाज से अल्फा, लेफ्ट पे बी है तो बी के लिहाज से बीटा, कॉस बीटा, और लेफ्ट पे सी है तो सी के लिहाज से कॉस गैमा। ये 3 जो फार्मूले हैं ये लॉ ऑफ कोसाइन के हैं, और ये वाले जो 3 फार्मूले हैं ये प्रोजेक्शन लॉ के हैं। तो इनमें से कोई भी वो दे सकता है। जैसे क्वेश्चन में मैंने एसएलओ बेस क्वेश्चन में लेफ्ट पे ए रखा है, अब आपका जो क्वेश्चन 12 है उसमें लेफ्ट पे सी है तो सी स्क्वायर है, तो लेफ्ट पे अगर सी स्क्वायर है तो फिर क्या करेंगे आप, सी को इधर रख लें, ए और बी को उधर ले जाएं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी, और फिर सी की वैल्यू पुट कर लें। ये तो मैंने हिंट दिए हैं, लेकिन मैं अब इस क्वेश्चन को कंप्लीटली इसके दोनों पार्ट्स करा भी देता हूं, बट आपको हिंट्स दे दिए, आपको इंशाल्लाह 100% समझ आ चुकी है। बहरहाल मैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ये कर भी देता हूं। बच्चों ये मैंने शार्प टिप से लिखे हैं प्रूफ, क्योंकि मुझे एट ए टाइम सारी चीज़ों का आपस में कंपैरिजन भी करना था, और एट ए टाइम लॉ ऑफ कोसाइन एंड प्रोजेक्शन लॉ भी बताने थे, और इनके सोल्यूशन में कंपैरिजन भी करना था, डिफरेंस भी बताना था, और फिर इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए आपको इनमें भी कंपैरिजन क्वेश्चन में और एग्जाम्पल में कराना था। तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा शार्प टिप वाले मार्कर से किया है।
तो आप इसको प्लीज़ ज़रा जूम करके देख लें, आपकी मेहरबानी है। आपको देखने में दिक्कत या मुश्किल पेश आ रही होगी तो इसके लिए फिर मैं माजरत खां, आप जूम करके देख लें। बच्चों, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर प्रोजेक्शन लॉ या लॉ ऑफ कोसाइन में से जब भी कोई आएगी वैल्यू प्रूव करने के लिए तो मुझे कैसे याद रहेगा या कैसे पता चलेगा कि किस प्रूफ में मैंने ये जो वेक्टर होएगा इसको डायरेक्ट आगे डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, या किस प्रूफ में मैंने उसी वेक्टर को जिससे डॉट प्रोडक्ट लिया उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू उसमें पुट करें जिसमें ऐसे स्केयर्स की फॉर्म में है, तीनों ABC पे क्या है, स्केयर है, तो फिर उसमें वैल्यू पुट करें, क्योंकि वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये देखें फिर तीनों पर स्केयर बन जाएगा। और जिसमें स्केयर नहीं है, ये जो प्रोजेक्शन लॉ है जिसमें स्केयर नहीं है तो उसमें जो है आपने जस्ट एक वेक्टर जिससे भी आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, डॉट प्रोडक्ट लेकर आगे मल्टीप्लाई कर दें, उसकी वैल्यू ना पुट करें। उसमें जस्ट एक साइड लेफ्ट साइड पे स्केयर बनेगा लेकिन वो फिर स्केयर जो है ये कट जाएगा। और इन दोनों पार्ट्स में हम इसमें या इसमें दोनों में A मैग्नीट्यूड को A पुट कर रहे हैं, B मैग्नीट्यूड को B पुट कर रहे हैं और C मैग्नीट्यूड को C पुट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे भी आपने ये वाली रीजन दे लेनी है इस जगह पे, A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A, B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B एंड C मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C। अब बच्चों हम क्वेश्चन 12 पार्ट 2 के अंदर दोनों चीज़ें जो उसने प्रूफ के लिए या सोल्यूशन के लिए मांगी हैं, अब हम इनको करते हैं। मैंने पहले ये करा दिया प्रोजेक्शन लॉ B वाला, ये जो नीचे है B इज इक्वल टू A कोसाइन गैमा प्लस C कोसाइन अल्फा, इसको प्रूव करना है। उसी तरह से बेटा ट्राइंगल ले ली हमने, ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग हमने वेक्टर ले लिए, इन तीनों का सम जो है वो 0 है। अब चूंकि हमें B लेफ्ट पे है प्रूफ में, दैट्स वाई हमने B को लेफ्ट पे रखना है और AC को उधर ले जाना है, दोनों उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब हमने B से ही डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों तरफ, B से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इस B को अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले नेगेटिव को बाहर ले आए, अब B का अंदर दोनों से डॉट प्रोडक्ट ले लें, B डॉट A एंड B डॉट C, साथ ही नेगेटिव। अब B डॉट A का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, फार्मूला लगाना है, तो B मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड और मिसिंग वेक्टर या मिसिंग पॉइंट कौन सा है, C, 180 माइनस गैमा कर लें। जो मिसिंग पॉइंट है 180 माइनस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, C मिसिंग है तो 180 माइनस गैमा, A मिसिंग हो तो 180 माइनस अल्फा, B मिसिंग हो तो 180 माइनस बीटा। अब आपने B डॉट C निकालना है, इसका फार्मूला लगाएं, B मैग्नीट्यूड C मैग्नीट्यूड और मिसिंग पॉइंट कौन सा है, A, 180 माइनस अल्फा कर लें। बस आगे फिर यहाँ पे और यहाँ पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगा लें और ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा, इसको देख लें। बच्चों थर्ड प्रोजेक्शन लॉ ये वाला फिर आपने खुद कर लेना है, इसका जो थर्ड प्रोजेक्शन लॉ है उसको भी आप इसी तरीके से इन्हीं लाइंस के साथ खुद, दो मैंने कर दी हैं, एक आपने खुद कर लेना है। अब बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर हम ये चीज प्रूव करते हैं, पहले मैंने ये कराई थी, अब मैं ये करा रहा हूं क्योंकि वो एग्जैक्टली उससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल कराई थी वो इसी जगह पे थी, तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्टेप सेम है, दैट्स वाई उसी जगह पे मैंने अब वो प्रोजेक्शन लॉ करा दिया। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले SLO बेस क्वेश्चन कराया था इस जगह पे, अब इसी जगह पे जस्ट ये बिल्कुल उन्हीं लाइंस के साथ ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन करा रहा हूं, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के साथ सारा कुछ वही, ये देख लें। अब चूंकि लेफ्ट पे C स्क्वायर प्रूव करना है, दैट्स वाई C वेक्टर को इधर रखेंगे, बाकियों को उधर ले जाएंगे। अब C से ही डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर C की वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है, बस आगे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देख लें, ये A डॉट B है, A डॉट B का फार्मूला लगाओगे, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, मिसिंग वेक्टर कौन सा या मिसिंग पॉइंट कौन सा है, C, 180 माइनस गैमा कर लें, बस आगे सारा कुछ वही। तो ये बेटा तीन फार्मूले लॉ ऑफ कोसाइन के हैं, तीन फार्मूले प्रोजेक्शन लॉ के हैं, इनमें से दो मैंने करा दिए हैं, बाकी थर्ड वन आप खुद कर लें।